आज कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली फाइनेंशियल नीड्स से जुड़ा हुआ है। अब फाइनेंशियल नीड्स कैसी, जिस तरह से आपको अगर बिजनेस अगर कोई सेटअप करना हो तो आपको सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो होगी आपकी फाइनेंशियल नीड। अगर आपके पास अगर फाइनेंशियल नीड ठीक है तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरीके से अगर फंड की अगर जरूरत होती है तो आपको कहीं ना कहीं या तो इंडिविजुअल किसी अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से कहीं ना कहीं से अगर अमाउंट की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपके पास किसी भी तरह की अगर इस तरह से अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा तो आपके पास एक बैंक के थ्रू आपके पास एक रास्ता होता है, एक इंडिविजुअल को एक रास्ता होता है कि वो बैंक में अपने पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए अपने जा सकता है, लोन के प्रोसेस के लिए जा सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट को भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए भी चीज अपने फंड्स की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इसी तरीके से वो लोन लेती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 292 और आर्टिकल 293 के बारे में आज बात करने वाले हैं। अब डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293 की, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को पावर है बोरिंग्स लेने की। अब इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्यों और किस लिए पर्टिकुलर इस फंड की जरूरत पड़ती है, उसको ऐसी क्या फाइनेंशियल नीड है जिसकी वजह से वो पैसा उधार लेती है। तो उसके अंदर देखते हैं आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293। इसमें सेंटर को पावर है, आर्टिकल 293 में इसको स्टेट को पावर है। लोन लेते हैं तो एक्सटर्नल और इंटरनल लोन तरीके से ले सकते हैं। अब इनको जरूरत क्यों पड़ती है? अगर सपोज अगर गवर्नमेंट को वेदर इट इज सेंटर और वेदर इट इज स्टेट, तो उसमें अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई स्कीम लानी है तो उनके लिए एक पर्टिकुलर एक बिग फंड की जरूरत होगी। जैसे एक पीएम आवास योजना है जो एक सेंटर की योजना है, सेंटर की एक स्कीम है, इसको लागू करने के लिए एक पर्टिकुलर फंड की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक फंड चाहिए, तो फंड वो एक्सटर्नल भी ले सकती है और इंटरनल भी ले सकती है। दूसरी बात करते हैं कि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई फंड की जरूरत होती है, कोई बोरिंग्स की जरूरत होती है, गवर्नमेंट कहां से लेती है? पर्टिकुलर एक लोन की तरफ से लेती है। अगर डेट रिपेमेंट कर सकती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर कोई फाइनेंशियल नीड होती है, बोरिंग्स वो लेती है रोड्स के लिए, हाईवेज के लिए, रेलवेज के लिए, एयरपोर्ट के लिए और पोर्ट्स के लिए। अब ये एक इस तरीके से एक सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए एक पर्टिकुलर एक बहुत बड़ा एक बिग अमाउंट की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को बिग अमाउंट की जरूरत होती है। तो इसके लिए एक इस तरीके से बोरिंग्स की पावर दे रखी है गवर्नमेंट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें बिग फंड, बिग प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे, जैसे रोड हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए। अब ये एक बहुत ज्यादा बिग प्रोजेक्ट है। अगर बड़े प्रोजेक्ट है तो बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको पर्टिकुलर एक फंड की जरूरत होती है। आप देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, कोई एक ऐसा अनफोर्सिन क्राइसिस आ गया है जिससे के लिए गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर एक फंड की, ज्यादा एक फंड की जरूरत होगी। तो जैसे अभी रिसेशन, अगर इंडिया में अगर किसी भी तरह की अगर रिसेशन हो जाए तो एक फंड की जरूरत होती है। अगर कोविड 19 जैसी जो महामारी आई थी, जो पैंडेमिक आया हुआ था, उसके लिए भी गवर्नमेंट को इस तरह की चीजें, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो एक आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293 में ले सकती है। अब इसमें क्या है कि अगर इंटरनल में देखें तो आरबीआई से ले सकती है और बैंक बॉन्ड के थ्रू भी ले सकती है। अब साथ साथ ये पर्टिकुलर आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293 में स्टेट और सेंटर अगर लोन लेती है तो कितने बेस पे उसकी सिक्योरिटी का रीजन क्या रहेगा, किस तरीके से सिक्योरिटी दे सकती है। जैसे आप हम अगर किसी भी तरीके अगर कोई अगर बैंक के थ्रू अगर कोई लोन लेते हैं तो आपको पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एक कोलेटरल, कोई डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ता है बैंक के पास। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक कंसोलिडेटेड फंड है गवर्नमेंट के पास, एक सीएफआई है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड सीएफएस है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, आर्टिकल 266 एंड आर्टिकल 262 में। तो इसमें गवर्नमेंट एक फंड है, जितना भी ये पर्टिकुलर जो फंड अगर गवर्नमेंट के पास में आता है, सपोज की गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपए आया लोन लेने से, तो वो पर्टिकुलर जो फंड डिपॉजिट होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट्स में होगा। ऐसे अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर लेती है तो आर्टिकल 262 क्लोज 2 में इसको पैसा पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट होगा। ठीक, अब गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास ड्यूटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट के पास फाइन्स आ रहे हैं, और जितने भी अगर चीजें हैं गवर्नमेंट की, तो ये गवर्नमेंट के रिवेन्यूज है। अगर गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू, जैसे मैंने लास्ट मतलब सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई टैक्स नहीं लगा सकती अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो अगर 268 में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, आर्टिकल 268 ए में सर्विस टैक्स कलेक्ट करती है, 269 में कलेक्ट करती है, आर्टिकल 270 में जैसे डायरेक्टली इनकम टैक्स हो गया, तो गवर्नमेंट अगर टैक्स आती है, टैक्स लगाती है, टैक्स लेती है, फिर उसके बाद असाइन करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अगर 271 में अगर सरचार्ज भी अगर चार्ज कर रही है, तो ये जो पर्टिकुलर जितना भी अमाउंट होता है, या फिर सपोज कि अगर टैक्सेस से, ड्यूटी से और रेवेन्यू, जितना भी फाइन, जितना भी रेवेन्यू, अगर 100 रुपए यहाँ जमा हुए और 100 रुपए इन्होंने यहाँ से लिए, तो ये जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा जो पैसा जमा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में
के अकाउंट में जमा होगा। यानी कि गवर्नमेंट का जो अगर आप कहेंगे कि एक जो अकाउंट है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर पैसा डिपॉजिट होता है। अब ये क्या है कि अब इसमें जैसे मैंने बता दिया, और रेवेन्यू टैक्सेस ड्यूटीज आर फाइन एंड रीपेमेंट डिपॉजिट एंड सीएफआई एंड सीएफएस। अब देखते हैं साथ साथ आर्टिकल, अब गवर्नमेंट को अब बोरिंग्स ले ली गवर्नमेंट, अब बोरिंग्स ले ली, स्टेट ने ले ली, सेंटर ने ले ली। अब इंपॉर्टेंट ये, अब गवर्नमेंट को पर्टिकुलर अमाउंट जो सैंक्शन हुआ या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में आया तो, या फिर स्टेट के अकाउंट में आया, तो पैसा उस तरीके से यूज कैसे करेगी। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपने आप एक विड्रॉल स्लिप निकाली और आपका पैसा निकल गया, नहीं। अब गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। दैट इज, अगर गवर्नमेंट को अगर खर्चा जो करना है आपको, जो गवर्नमेंट की जो नीड है, तो गवर्नमेंट को एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा, जिसके लिए एक बिल होगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर उसके ऊपर पास होगा, पास होने के बाद वो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के ऑनरेबल प्रेसिडेंट के थ्रू वो साइन हो जाएगा, बिल बन जाएगा आपका एक्ट, और एक्ट बनने के बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में। फिर इसके बाद एक पावर आती है, गवर्नमेंट अपने जितने भी फंड, जितने जहां जहां पे जैसे ऐसे एलोकेट करना है, वो वहां से वो विड्रॉ हो जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद डायरेक्टली पब्लिक में जो भी पब्लिक स्कीम्स हैं, जितने भी डिफेंस है, जो भी रीजन आपको बताया, वहां पे फंड यूज होगा। अब दूसरा देखते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में या फिर स्टेट के अकाउंट में जितने भी गवर्नमेंट की सैलरीज होती हैं या पेंशन होती हैं, ये जितने भी जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से देती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट से देती है। ठीक, इस सेशन में बताई गई आपको जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन इसमें छूट गई हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं, अगर अगर कोई पर्टिकुलर अगर टॉपिक पे अगर मुझे कोई वीडियो बनाने के लिए अगर आप कोई बताएंगे तो मैं उस पर भी बता सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।